हम लोग क्या है ना प्रकाश जी, जब हम उस वो लोक कल्याण मार्ग वाले से अगर रास्ते से गुजर भी जाते हैं ना, वो सेंट्रल सेक्रेटरीट वाले रास्ते से गुजर भी जाते हैं, तो एक रोंगटे से खड़े हो जाते हैं कि यार ये जगह है जहाँ से देश चलता है, और आप लोग का 24 घंटा वहीं रहना है, उन लोगों के साथ रहना है। तो ये एक ड्रीम कम ट्रू जॉब जैसा नहीं है आपके लिए? आप अगर आज आप किसी एमएलए के साथ हैं तो कल किसी एमपी के साथ जा सकते हैं, और किसी एमपी के साथ हैं और अच्छा अनुभव है तो आप किसी एमओएस के साथ जा सकते हैं, और उससे भी अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, वर्थ इट है आप उस क्षेत्र के लिए, तो आप मिनिस्टर के साथ जा सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ जा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ जा सकते हैं। प्रकाश जी उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिनको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फॉलो किया था ट्विटर पे, अभी भी किया हुआ है, जी, और अभी भी ट्विटर पे ट्विटर फॉलो पे करते मोदी जी ने इनको फॉलो किया हुआ है। हैं। मुझे जो मोदी जी का फॉलो बैक मिला, वो आशीर्वाद मिला, वो तो सच में उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो तो दुनिया का अमूल्य तोहफा है। एक मंत्री के, एक नेता के, एक ब्यूरोक्रेट के, एक डिप्लोमेट के सोने से लेकर जगने से लेकर सोने तक का पूरी दिनचर्या आप ही लोग हैं डिसाइड करने वाले, सब करने वाले। मतलब अगर आप लोग ना हो तो एक तरह से वो मंत्री हेल्पलेस हो जाएगा। तो एक आप लोग एक बहुत ही की रोल निभा रहे हैं इस देश की सरकार को चलाने के लिए, इस देश को चलाने में। ये जो माइक पे कटाक्ष किए जाते हैं दूसरे नेताओं के लिए, जो विरोधी नेताओं के लिए, क्या वो भी आप लोग का ही दिया हुआ होता है कि वो उनका ऑन द स्पॉट वाला ये सारा होता है? हम जो सुझाव देते हैं, जो लिख के देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में कंसिडर किया जाता है। मैक्सिमम हमारी चीज़ों को, क्योंकि हम एक्सपीरियंस के बेस पे लिखते हैं, हमारे टीम में अच्छे सलाहकार भी होते हैं। अब जैसे एमपी को स्पीच क्या देना है, तो वो हम पॉइंटर्स बना के देते हैं। एमपी का क्षेत्र में विजिट होता है समय समय पे, तो उनकी दिनचर्या बनाना, कहाँ किस क्षेत्र में कमी है वहाँ पे पहुँचाना, वहाँ एमपी का उपस्थिति दर्ज कराना, लोग जहाँ पे बहुत दूर दराज में बैठे हैं उनसे लोगों को, एमपी को मिलाना। जैसे मोदी जी का आप उदाहरण ले लीजिए। मोदी जी एक विजन से जुड़े हुए हैं, उनका विजन क्या, राष्ट्र निर्माण। तो राष्ट्र निर्माण एक ऐसा विजन है जिसमें कोई दिनचर्या नहीं है। कहते हैं ना 18, कोई कहता है 16 घंटा काम करते हैं, कोई कहता है 18 घंटा काम करते हैं, कोई कहता है कि वो सोते ही नहीं है। तो कहने वाले तो तरह तरह के लोग हैं। ऐसा सुनने में आता है कि संघ की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, मतलब कि राज्यों में सरकार बनाने में संघ का बहुत बड़ा योगदान रहा है बहुत से चुनावों में। नमस्कार सभी को, आप सब सुन रहे हैं विशेष को और देख रहे हैं एक बार फिर से विमर्श विद विशेष। आप सबका दोबारा से स्वागत है। बहुत एक लंबा समय हो गया था, गैप हो गया था, हमने कोई पॉडकास्ट वीडियो शूट नहीं की थी। ऐसा नहीं था कि हमारे पास गेस्ट नहीं थे, जबकि इसका रीज़न ये था कि हम चाह रहे थे कि हम कुछ ऐसे विषय लेके आए जो सही मायने पे ग्राउंड रियलिटी पे, ग्राउंड पे आप लोग की लाइफ में कुछ ना कुछ असर डालते हैं, जो उस विषय के एक्सपर्ट्स हों। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए, उसी को आगे बढ़ाने के तरीके में आज हम एक ऐसा विषय लेके आए हैं। आज एक ऐसे गेस्ट हैं हमारे साथ जो हमको बहुत ही अनोखी चीज़ बताने वाले हैं। स्पष्ट कर दूं, मैं आसान भाषा में समझाऊं। देखिए, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, नेता आते हैं, नेता जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी स्थान पर रहते हैं, जिनको सारी बारीकियां पता होती हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ, वो हमको उसी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि जो सरकार है हमारे भारत देश की, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम रन कैसे होता है, नेता लोग देश को चलाते कैसे हैं, डिप्लोमेट्स डिप्लोमेट्स ब्यूरोक्रेट्स देश को चलाते कैसे हैं, क्योंकि इनको एक बहुत लंबे समय का अनुभव है। इन्होंने बहुत ही क्लोजली उनके बीच में रह के देखा है, उनके साथ कार्य करके देखा है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू। हमारे बीच में आज मौजूद हैं श्रीमान प्रकाश राय जी। नमस्कार सभी विमर्श विद विशेष के सभी साथियों को। और विशेष जी का विशेष धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए, आप सभी से रूबरू होने के लिए। तो आज इन्होंने काफ़ी दिनों से कहा था कि कुछ ऐसे विषय पे चर्चा की जाए जहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, कुछ कई सारे पहलुओं को टच किया जाए। और आम जैसे हम लोग एक यूथ हैं, यूथ के नाते हम लोग अलग अलग फील्ड में, अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जो अ, मेरे ख्याल से कई लोग उसमें इंगेज नहीं हैं, बट जानना ज़रूर चाहते हैं कि अंदर क्या चीज़ें चलती रहती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यंगस्टर्स के साथ जुड़ने का, मतलब इस बिल्कुल माध्यम बिल्कुल से। स्वागत। देखिए, आप लोग जैसे लोग जुड़ते हैं ना, तो देखिए हमारा तो डेवलपमेंट है ही है, हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी हमारे चैनल के जो दर्शक हैं, जो सही मायने में कुछ ना कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं ना, उनका बहुत फायदा होता है, और यही हमारा असली मोटो भी है इस चैनल का। तो थोड़ा सा मैं परिचय दे दूँ एक बार प्रकाश जी का। प्रकाश जी फिलहाल जो हमारे दार्जिलिंग के एरिया से जो हमारे एमपी हैं श्रीमान राजू बिष्टा जी, उनके एज अ पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं। राजू बिष्टा जी अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं।
तो उनके साथ मिलके, उनके अंडर कह लीजिए, उनके साथ कह लीजिए, मिलके कार्य करते हैं, इनकी पूरी टीम कार्य करती है। और इनके अगर मैं अनुभव की बात करूं, थोड़ा सा मैं आपको परिचय दे देता हूं कि बहुत सारे पुराने प्रोजेक्ट से भी प्रकाश जी जुड़े रह चुके हैं। पीएमओ में भी थोड़ा बहुत उन्होंने कार्य किया हुआ है, उसका भी अनुभव है इनके पास। बहुत सी चीज़ें हैं, अलग अलग इलेक्शंस के समय में, अलग चुनाव के समय भी ग्राउंड पे लगती है इनकी टीम, अलग अलग पॉलिटिकल कैंपेन्स में जुड़े रहते हैं। देखिए, सरकार किसी की भी रहे, नेता कभी कोई पावर में है कभी नहीं है, पर ये लोग ऐसे हैं, इनकी टीम ऐसी है जो हमेशा सभी नेताओं के साथ जुड़ी रहती है। कुछ बारीकियां इनको एक्स्ट्रा पता होती हैं जो आमतौर पे लोगों को नहीं पता होती। तो उस विषय में चर्चा करेंगे। पहले मैं प्रकाश जी से आग्रह करूंगा, थोड़ा सा आप अपना परिचय दे दीजिए, आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई और अभी आप क्या क्या कर रहे हैं, आपका क्या क्या अनुभव रहा है। ज़रूर। मेरा पूरा नाम प्रकाश कुमार राय है और मूलतः मैं जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड बिहार से है और मैं शुरुआती पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गया था मेरे मामा जी के यहाँ पे घर पे। और मैंने बेसिक जो मेरा एजुकेशन है 10th तक लगभग मैंने यहाँ दिल्ली में पढ़ाई किया अपने मामा जी के साथ ही। और विशेष तौर पे मामा जी का भी बहुत आग्रह रहता था, सामाजिक कार्यों में वो जुड़े रहते थे। तो कई ऐसे मौके आते थे मैं भी उनके साथ उनके काम में सहयोग कर पाता था। तो मुझे वो फीलिंग जो थी वो शुरू से थी कि एक जिस गार्जियन के अंडर में आदमी रहता है, कोई भी व्यक्ति जुड़ा रहता है, तो उससे कुछ ना कुछ गुण क्वालिटीज़ वो ट्रांसफ़र होती हैं, ऑटोमेटिकली होती हैं। शायद आप लोगों के साथ भी कई लोगों के साथ हुआ होगा। तो वो चीज़ें मेरे अंदर थी। तो एक मामा जी वैसे भी कई सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, बहुत पहले से जुड़े हुए थे। तो एक सामाजिक संस्था जिसका नाम सूर्या फाउंडेशन है, उसमें समाज, राष्ट्र और देश के साथ जुड़ के काम करने के कई सारे मौके देती है वो देश भर में युवाओं को, विशेषकर जो संघ से जुड़े हुए यूथ हैं उनको। तो मैं एक ऐसा ही मौका आया जब मैंने 2000 लगभग 10 में तो एक वैकेंसी सूर्या फाउंडेशन ने निकाली थी। और उस समय मुझे ये पता नहीं था कि मैं किस फील्ड में जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। हाँ, बस ये देखा था मैंने उसकी मैगजीन में, ब्रोशर्स में, पत्रिका में कि एक देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन है। तो थोड़ा बहुत कनेक्ट हो रहा था और मेरे मामा को भी अच्छा लगा था। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं बेटा, एक बार ट्राई करते हो, एक बार जाके देखो, इंटरव्यू दो और इसी बहाने घूम के आ जाना। तो मैंने फॉर्म भरा, मेरा कॉल लेटर आया, फिर वहाँ मैंने अपना इंटरव्यू दिया। लगभग 5 दिन का एसएसबी टाइप इंटरव्यू था वहाँ पे, रनिंग, फिज़िकल, सारा कुछ। और उसमें फिर मेरिट होती है, फिज़िकल की मेरिट अलग होती है, फिर आपका रिटन टेस्ट होते हैं अलग अलग, आपका आईक्यू चेक होता है। वो सारा कुछ टेस्ट लगभग 5 दिन तक चला। 5 दिन तक चलने के बाद फाइनल जब इंटरव्यू का रिजल्ट आता है तो उस समय पेरेंट्स को बुलाया जाता है। तो मेरे मामा भी आए हुए थे। तो हम लोग तो यही सोच के चल रहे थे कि चलो दे दिया है टेस्ट। वैसे दिया तो मैंने अच्छे से ही था, लेकिन दे दिया, देखते हैं क्या होता है। अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो ठीक है, रिटर्न बैक बैक बस में बैठ जाएंगे। बैग वैग तो पैक ही था। कुछ देर बाद पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो अब एक असमंजस सी स्थिति मन में पैदा हो गई कि कभी घर से दूर रहा नहीं और अचानक से अब घर से दूर रहना है और रिलेशन सब छूट जाएंगे। और वहाँ रह के सारा कुछ ट्रेनिंग वेनिंग लोग पहले से ही बताया गया था कि 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसमें फौजी ट्रेनिंग और तरह तरह की ट्रेनिंग उसमें इंक्लूडेड थी। तो खैर वो सब चीज़ें तो उससे उतना डर नहीं था, लेकिन घर से एक बाहर निकलने का डर जो शुरू में जो भी यूथ बाहर निकलता है उसके मन में कहीं ना कहीं रहता ही है। तो वो मेरे मन में भी था। तो वो मैंने फिर शुरू किया और वहाँ ट्रेनिंग शुरुआत में मन नहीं लगा, लेकिन बाद में धीरे 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 अपने आप को संभालते हुए ट्रेनिंग की। और आगे के 6-7 महीने, 1 साल लगभग टफ ट्रेनिंग हुई हमारी। लगभग बहुत सारी अलग अलग प्रकार की वोकेशनल ट्रेनिंग थी, फौजी ट्रेनिंग थी और नेचुरोपैथी की ट्रेनिंग थी, जिसमें हमें उपवास पे भी रहने का तरीका सिखाया गया कि भाई हम कैसे अपने शरीर को तंदुरुस्त रखते हुए अपने मन की शक्ति को मजबूत रख सकते हैं। तो वो उपवास एक माध्यम होता है। तो मेरा खुद का एक उपलब्धि उस ट्रेनिंग के दौरान ये था कि मैं लगभग 9 दिन तक जल पे रहा। अच्छा। कई सारे अनुभव हुए जो घर में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक डिसिप्लिन आपको बाहर ही जाने पे पता लगता है, सीखने को मिलता है। और जब आपके साथ स्ट्रिक्टनेस होती है तभी आप अपने आप को ढाल भी पाते हो। तो ट्रेनिंग उसी का एक पार्ट था, सिखाने का जरिया था कि अपने आप को काबू में रखना सीखो और अपने को डिसिप्लिन रखना सीखो, ताकि जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आएँ, किसी भी तरह का आपको काम मिले तो आपको वो करना है। एक मेरा 2011 में मेरा पहली पोस्टिंग मानेंगे अगर माना जाए तो 2011 में मुझे दिया गया बेंगलोर में
ICYN का एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस था, जिसको कॉन्फ्रेंस को हमें लगभग 5,000 लोगों का, मुझे खास तौर पे एकोमोडेशन देखना था, मतलब उनके रहने की व्यवस्था लगभग पूरा जिम्मा मिला हुआ था। तो एक बड़ी जिम्मेदारी थी और बहुत कम उम्र में देखने को मिला कि अब ये करना है मुझे। तो एक घबराहट भी होती है कि पहली बार कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली है, और ऐसा कोई खास अनुभव नहीं था, लेकिन ट्रेनिंग जो मिला था वो इसी चीज़ का मिला था कि कुछ भी हो अपने आप को उस कैपेबल बना लेना है जो परिस्थिति आपके सामने आ जाती है। तो वो हमने उसको किया और ठान लिया कि भाई इसको सक्सेसफुल बनाना है। जब ठान लिया तो लग गए। मैंने कहा ये एक मौका है कि मैं अपने आप को, मेरे अपने स्किल्स को दिखाऊं। तो फिर मैंने वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन मैंने प्रॉपर बनाया, जिसमें एकोमोडेशन से लेके लोगों के आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, बसेस का, फिर वहाँ जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रही है वो प्लेसेस का, उसका का पूरा एक बजट, डिटेल्ड बजटिंग बनाया। और वो बजट का जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया, PPT बनाया था, तो वो मेरा PPT वो हेल्थ मिनिस्टर के सामने पेश किया गया, जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर के सामने पेश किया गया। तो वो प्रेजेंटेशन देख के वो हेल्थ मिनिस्टर बड़े खुश हुए और उन्होंने ना कोई ऑब्जेक्शन दिया ना कुछ, और सीधा उसको पास कर दिया था बजट को। फिर मुझे सैनिक स्कूल नाम का एक, मतलब अपना सूर्या का ही एक स्कूल है जो गुजरात में चलता है, PPP मोड पे, प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलाती है सूर्या। तो वहाँ मैं अपना एजुकेशन सेक्टर में मुझे मौका मिला काम करने का। तो एजुकेशन सेक्टर में क्या, मैं पहले से कंप्यूटर लाइन में अच्छा PGDCA में हूँ ऑलरेडी, और मेरे पास बहुत वास्ट एक्सपीरियंस था लेक्चर्स देने का, पढ़ाने का। तो वहाँ मुझे कहा गया कि आप एक मतलब टीचर के नाते काम करिए। तो मैंने फिर वहाँ 6 से लेके 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाना शुरू किया। उसमें भी एक विशेष अनुभव मेरा था कि मैं गुजरात में पढ़ा रहा था, तो मुझे गुजराती मीडियम में पढ़ाना था। अच्छा। तो मैंने एक नया चैलेंज लिया वहाँ आपको जाने आती नहीं थी? मुझे आती नहीं थी, मैं तो नॉर्थ इंडियन हूँ, तो मुझे कहाँ उतना। तो फिर मैंने एक नया चैलेंज लिया, और ये अंदर से प्रेरणा आई कि चलो अब पढ़ाना ही है, तो घुस गए हैं तो प्रॉपर घुस जाएं उसमें। तो फिर मैंने गुजराती सीखने का चैलेंज लिया। मैं दिन में पढ़ाता था और रात में गुजराती सीखता था। अच्छा। हाँ, लिखता था गुजराती ग्रामर लिखता था। जैसे हम ABCD लिखते हैं, तो मैं A से लेके Z तक वो गुजराती में लिखने का प्रैक्टिस करता था। और सच बताऊं मैं आपको कि 1 साल भी नहीं लगा मुझे, 3 से 4 महीने लगे। मैं बाकायदा लोगों से बात भी गुजराती में करता था, और टीचिंग जो भी मैं पढ़ाता था उनकी किताबें गुजराती में थी, तो मैं गुजराती में ही पढ़ाता भी था, बोलता था, समझता था। और बोर्ड पे मैं लिखता था पढ़ाते समय, तो वो भी गुजराती में लिखता था। एक बार को उसमें भी मेरा अचीवमेंट है कि जो गुजराती टीचर थे वो एक बार मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हम लोग हाथ से बनाते थे वहाँ पे। तो उस क्वेश्चन पेपर को जब मैं लिखा, मैंने जमा किया हमारे हेडमास्टर के सामने, तो उन्होंने एक मुझे कॉम्प्लीमेंट किया कि भाई प्रकाश, तूने तो यार एकदम टाइप कर दिया गुजराती में। एक नॉर्मल गुजराती टीचर भी इतना अच्छा नहीं लिखता है हैंड राइटिंग। तो वो मेरे लिए एक उपलब्धि थी, क्योंकि मैंने चैलेंज लिया और मैंने वो करके दिखाया। उसके बाद से मेरा पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हुआ। वहाँ से जो भी काम हुआ सब मेरा पॉलिटिक्स से ही जुड़ा था। और उसके बाद मैंने अलग अलग स्टेट में इलेक्शन कैंपेन, लगभग 12-13 राज्यों में इलेक्शन कैंपेन हैंडल किया, और उन सभी में टीम लीडर के रूप में मैंने काम किया। पहले सबसे पहले मेरा जो शुरुआत हुआ नमो ऐप कैंपेन से हुआ, जो बनारस में जब पहली लॉन्चिंग नमो ऐप की हुई थी, तो उस समय हमें सूर्या फाउंडेशन को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से, क्योंकि जब हमारे जो चेयरमैन हैं उनको मोदी जी बहुत अच्छे से जानते पहचानते थे, तो उन्होंने एक टास्क दिया, क्योंकि वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करके शुरू से ही, गुजरात में भी उन्होंने काम किया, तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू काम करते थे। तो यहाँ भी जब उन्होंने ये कैंपेन लॉन्च किया, तो अवसर दिया कि आप लोग भी इसमें जुड़िए और इसको कैंपेन को बढ़ाइए। एक ऐप है जिसके ज़रिए हम लोगों को ट्रांसपेरेंसी के थ्रू अपने गवर्नेंस के साथ जोड़ेंगे, कि हम जो कर रहे हैं वो लोगों तक पहुँच रहा है, और लोग अपने ऐप में ही उसको जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। तो मोदी जी तो पहले से हाईटेक व्यक्ति हैं, वो टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे, जानकारी बहुत अच्छी थी उनको। तो उन्होंने शुरू में ही लॉन्च किया था 2016 में, और हमने वो टारगेट लिया कि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन को बढ़ाएंगे। तो वहाँ हमने हमारे सूर्या फाउंडेशन के लीडरशिप में वहाँ वो कैंपेन शुरू किया। लगभग मैं जब गया तो वहाँ कोई नहीं था, और फिर वहाँ मैंने अलग अलग घाट पे जाके, अलग अलग कॉलेजेस में जाके, अलग अलग बच्चों से मिल के, अलग अलग ग्रुप से मिल के, अलग अलग पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से मिल के,
सबसे मिलके मैंने लगभग 90 वॉलंटियर्स खड़े किए वहाँ पे। वॉलंटियर्स यानी जो फ्री में काम करते हैं, और डेडिकेट होके उन्होंने काम किया 90 दिन। लगभग हमने 1 साल के अंदर 1 लाख लोगों को, 1 साल भी नहीं लगा होगा, 7-8 महीने लगे थे। 7-8 महीने में हमने लगभग 1 लाख लोगों को रजिस्ट्रेशन कर दिया था नमो ऐप के ऊपर। तो वो पहला हमारा रिकॉर्ड था। उसके बाद ये काम देखकर हमें बोला गया कि आप ये गुजरात में भी इसको आगे बढ़ाइए। हमारा ये कैंपेन लॉन्च हुआ फिर गुजरात में। वहाँ से मैं गुजरात गया। गुजरात में ऑलरेडी मैं मेरे पास अनुभव था और मैं काम कर चुका था सैनिक स्कूल में। तो वहाँ मेरी जो टीम थी वो गुजराती थी ज़्यादातर, तो उनसे डील करना, उनको लीड करना, मुझे पहले से लैंग्वेज आती थी तो मेरे लिए थोड़ा सरल हुआ। और उसमें क्या था, मुझे हर डिस्ट्रिक्ट के में 2-2 लड़कों को भेजना था और हर डिस्ट्रिक्ट में इस कैंपेन को रन करना था। तो लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में हमने लड़कों को भेज के इस कैंपेन को चलाया। लगभग वो 1 साल के अंदर हमने 7 लाख लोगों को रजिस्टर कराया। तो वो उसका रिकॉर्ड बना, बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, उसके बाद हमें दिल्ली में काम करने का मौका मिला, बीजेपी हेडक्वार्टर में। कि दिल्ली में हम ऑल इंडिया में लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सभी एमपीज, एमएलएज और जो अलग अलग मोर्चाज हैं बीजेपी के, 7 अलग अलग मोर्चा होते हैं, उनमें भी हमने डीप स्ट्रेंथन किया इस ऐप को। तो ये दिल्ली हेडक्वार्टर में बैठ के हम लोग लगभग 20 लोगों की टीम वॉलंटियर के नाते काम कर रहे थे, तो ऑल इंडिया का देख रहे थे काम। उसके बाद जो है मेरा मैं जिस संस्था से जुड़ा था, सूर्या फाउंडेशन, वहाँ से जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे उस कंपनी के, सूर्या रोशनी लिमिटेड के, वो उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया था 2019 में। तो 2019 में जब हम चुनाव वो लड़ने वाले थे तो उनको एक टीम की ज़रूरत थी। तो उन्होंने देखा कि हमारी संस्था से कौन कौन लोग, क्योंकि हमारी संस्था से अधिकतर लोग पॉलिटिकल लाइन में काम कर रहे थे ऑलरेडी। तो वहाँ फिर मुझे बुलाया गया कि आप पहले से वेल एक्सपीरियंस्ड और उसमें काम कर रहे हो, तो आप जो है मेरे को इस कैंपेन में, मेरा लॉन्चिंग कैंपेन है इलेक्शन का 2019 का, उसमें मेरी मदद करो। तो फिर वहाँ से मैं दार्जिलिंग गया और दार्जिलिंग से चुनाव जब हमारे एमपी साहब राजू बिष्टा जी लड़े तो उनके लिए मैंने सोशल मीडिया कैंपेनिंग की। और वो पूरा चुनाव बहुत एक तरह से चैलेंजिंग चुनाव था। फर्स्ट टाइम एमपी जो लड़ रहा था वहाँ से, वो भी एकदम यंग एमपी, नॉट वेल एक्सपीरियंस्ड, और उसका प्रचार करना है। और वहाँ ऑलरेडी पार्टीज़ इतनी सारी, अलायंस पार्टीज़, तो अदर पार्टीज़, वो सब को मैनेज करते हुए हमने सोशल मीडिया कैंपेन, एकदम धुआंधार कैंपेन चलाया। गली गली, रोड रोड पे पोस्टर्स, बैनर्स, सब कुछ करते हुए हमने लगभग 4.5 लाख के मार्जिन से राजू बिष्टा जी जीत के सांसद बने। लगभग टॉप 10 एमपीज जो मार्जिन विनिंग पहला चुनाव था उनका। वो पहला चुनाव था और टॉप 10 एमपीज में वो आए। अच्छा। लगभग मार्जिन के उसमें तो वो एक अनुभव था। उसके बाद फिर उन्होंने हमारे को अपने साथ ही जोड़ लिया कि भाई हमने जो काम किया उस हिसाब से वो हमने कंटिन्यू यहाँ पे इनका लगभग पिछले 5-6 सालों से अभी भी इनका सोशल मीडिया, ऑफिस और सब काम देख रहे हैं फिलहाल। तो ये लगभग लंबा ही हो गया समाप्त परिचय। कर दिया आपने पूरा। चलिए, अभी बहुत कुछ आने को है, अभी तो जस्ट शुरुआत है। अच्छा प्रकाश जी, आपने जो अभी वार्तालाप हो रही थी, आपने बीच में ना सूर्य का नाम लिया, कई बार सूर्य का नाम लिया आपने, संघ का नाम लिया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सूर्य फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है, तो उसके थ्रू आप ये पॉलिटिक्स में कैसे आपका जुड़ना हो गया, मतलब वो, और आप जब भी सूर्य का नाम ले रहे हो तो हम भाजपा का नाम ले रहे हैं, तो भाजपा और सूर्य में क्या कनेक्शन है और संघ का क्या इससे रिलेशन है, एक बार वो बताइए मुझे आप। सूर्या फाउंडेशन जो है एक संस्था है जो माननीय जयप्रकाश अग्रवाल जी ने शुरू की थी 1990s के करीब में। तो ये एक ऐसी संस्था थी कि जिसको संघ की विचारधारा से बनाया गया था। मतलब क्योंकि जेपी साहब खुद एक संघ के तृतीय वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता हैं। आरएसएस के। हाँ, और संघ के जाने माने कार्यकर्ता हैं। लगभग टॉप 100 लोगों में संघ के वो आते हैं। अच्छा। तो और बड़े ही सरकारवा और बड़े बड़े जो कार्यकर्ता ही बोलेंगे उनको, भी जो सरकारवा हैं, तो उनके बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छा परिचय उनका है। और संघ के कामों में पूरी तरह से समर्पित होकर काम करते हैं। कभी भी सहयोग हो या किसी प्रकार का सेवा कार्य हो तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो वो एक संस्था का बैकग्राउंड ही संघ है। मतलब संघ नहीं है, संघ का सेवा भाव है उसका बैकग्राउंड। और उस सेवा भाव के नाते संस्था जब जेपी साहब ने, जयप्रकाश जी ने बनाई, तो उसमें उन्होंने ये तय किया कि ऐसे नीडी लोगों को जोड़ा जाएगा जो संघ के कार्यकर्ता हैं और संघ की विचारधारा में पले बढ़े हैं, उनका परिवार उससे जुड़ा हुआ है,
ऐसे लोगों को अपने काम में लिया जाए, देश राष्ट्र निर्माण में लिया जाए, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हो या फिर पॉलिटिक्स में हो या फिर इंडस्ट्री में हो, अलग अलग सेक्टर्स में उनको काम में लिया जाए और उनके भविष्य के निर्माण के साथ साथ युवाओं का निर्माण भी एक तरह से कार्यकर्ता निर्माण का कार्य। संघ का एक प्लेसमेंट विंग बोल दिया जाए सूर्या को। प्लेसमेंट विंग बोले, समझने की बात है, जो जैसा समझ सकता है समझ सकता है। प्रकाश जी, जैसे आपने बताया कि अभी आप माननीय राजू बिश्रा जी के साथ हैं, तो उनके एज अ टीम उनके साथ काम कर रहे हैं, तो आप क्या है ना कि आप एक सिस्टम में घुसे हुए हैं। अभी जो हमारी सरकार है उसके बहुत अंदर तक आपकी टीम घुसी हुई है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक आम आदमी नहीं जानता, पर आप जानते हैं सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी दिनचर्या क्या रहती है पूरे दिन की? आप दिन की शुरुआत आपकी कैसे होती है? दिनचर्या तो देखिए ऐसा है, जब हम किसी विजन के साथ जुड़ जाते हैं, किसी भी एक विजन को अगर आप अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, तो दिनचर्या आपकी, वो विजन ही आपकी दिनचर्या है जी। दिनचर्या कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि मैं 9 बजे उठता हूँ, मैं 4 बजे उठता हूँ या कुछ। जैसे मोदी जी का आप उदाहरण ले लीजिए, मोदी जी एक विजन से जुड़े हुए हैं। उनका विजन क्या है? राष्ट्र निर्माण। तो राष्ट्र निर्माण एक ऐसा विजन है जिसमें कोई दिनचर्या नहीं है। कहते हैं ना 18, कोई कहता है 16 घंटा काम करते हैं, कोई कहता है 18 घंटा काम करते हैं, कोई कहता है कि वो सोते ही नहीं है। तो कहने वाले तो तरह तरह के लोग हैं, लेकिन अगर इसको सही मायने में समझा जाए तो एक ही तरीका है समझने का, कि जो व्यक्ति विजन के साथ जुड़ के काम करता है उसके लिए कोई दिनचर्या नहीं होती। मेरा मानना ये है कि हम लोग विजन के साथ, हम जैसे जिस एमपी के साथ जुड़े हैं, जिस सांसद के साथ जुड़े हैं, उसकी एक अपनी विचारधारा है और उसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है और एक विजन है। उस बैकग्राउंड को आगे ले जाने के लिए जिसके उद्देश्य से, जिसके बैकग्राउंड में वो चुनाव लड़े और जीते और जनता ने उन्हें जिता के भेजा कुछ उम्मीदों के सहारे, तो उन उम्मीदों को लेके जो विजन तैयार किया गया आदरणीय एमपी साहब के द्वारा, उस विजन से हम लोग जुड़े हैं। तो बेसिकली दिनचर्या तो यही रहती है कि हम सुबह से उठ के जितने भी प्रकार की गतिविधियां होती हैं उन सबसे जुड़े रहते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, रात या दिन जो भी हो। जो हम लोग हमारा जो क्रियाकलाप है, ये ऐसा क्रियाकलाप है जिसमें 24 घंटे के काम है एक तरह से। मतलब रात को 12 बजे भी अगर कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉल आ जाएगा तो हमें एक्टिव रहना पड़ता है। मान लीजिए किसी को इमरजेंसी हो गई और आपको कॉल करके वो हेल्प मांग रहा है, तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि मेरी एक दिनचर्या है और मैं सो रहा हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये एक ऐसा काम है, सेवा का काम का कोई दिनचर्या नहीं होता, वो 24 घंटे का काम होता है। कभी भी आप तैयार रहेंगे कुछ भी करने के लिए, वो इस तरह की दिनचर्या। ऐसा क्या काम रहता है आप लोगों का? काम तो बहुत तरीके के होते हैं। जैसे अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा फील्ड होता है, जिसमें अगर 12 लाख वोटर हैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है एक सांसद के ऊपर। और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए एक बड़ी टीम लगी होती है उसके पीछे। उस टीम के अलग अलग कार्य होते हैं, जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा एग्जीक्यूशन स्टाइल होता है काम करने का। तो बेसिकली अगर कहा जाए काम क्या होता है, तो एक तो आपको मैं फिंगर टिप्स पे गिनाऊँ तो कॉन्स्टिट्यूएंसी कंप्लेंट मैनेजमेंट होता है, कि अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग विधानसभा से, अलग अलग मंडल से क्या क्या कंप्लेंट्स आ रही है, उन कंप्लेंट्स का रिजोल्यूशन करना। दूसरा एमपी लेट्स के द्वारा कुछ काम होते हैं, जो एमपी लेट्स को वो कहा जाता है कि जो डेवलपमेंट के काम एमपी के थ्रू किए जाते हैं। एमपी को एक फंड अलॉट किया जाता है, तो उस फंड के थ्रू उस क्षेत्र का डेवलपमेंट किया जाता है, तो उसको एमपी लेड कहा जाता है। तो उसके लिए जो पब्लिक के कम्युनिटी वाइज जो डिमांड आती है कि भाई इस क्षेत्र में हमें एक कम्युनिटी सेंटर चाहिए, इस क्षेत्र में एक छोटा सा खेल मैदान चाहिए, इस क्षेत्र में नाली टूट गई है, इस क्षेत्र में सड़क की थोड़ी सी कनेक्टिविटी, गांव से मेन कनेक्टिविटी टूट गई है। तो उसमें छोटे छोटे काम होते हैं, जो जैसे स्कूल की बाउंड्री टूट गई, स्कूल की बाउंड्री रिपेयर कर दिया, स्कूल का ब्लैक बोर्ड नहीं है तो ब्लैक बोर्ड लगा दिया। तो इस तरह के छोटे छोटे काम होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बजट नहीं होता है, 5 करोड़ का बजट होता है, तो उसमें ही वो सब मैनेज करना होता है और वो आपको एमपी लेड के थ्रू होता है। तीसरा ये है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं क्षेत्र में जिनका इलाज, गरीब होते हैं, अक्षम होते हैं हॉस्पिटल जाने के, उनके पास पैसा नहीं होता कि जाके वो हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकें। गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं, कैंसर हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, ऐसे ऐसे बीमारियां आती हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में आती हैं। तो उन लोगों को मैनेज करना, उनको प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से उनको सहायता दिलाना, उसके लिए कॉरेस्पॉन्डेंस करना, उसको रिस्पॉन्स दिलाना, उसको समझाना, प्रोसेस बताना, फॉर्म भरवाना, ये बहुत तरह के काम होते हैं। उसके बाद एमपी का खुद का पीआर संभालना,
पर्सनल रिलेशन संभालना, लोगों से बातचीत करना, एक कॉन्टेक्ट्स होता है जो सभी पब्लिक के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जहाँ वो लोग कॉल करके बात करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, तो उससे लोगों को हैंडल करना, समझाना, प्यार से बातें करना। फिर उसके बाद जो है एमपी का सोशल मीडिया हो गया, जो लगातार गतिविधि चल रही है सोशल मीडिया पे। आजकल तो बड़े सारे प्लेटफॉर्म है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, क्विकर से लेके तमाम चीज़ें हैं। एआई भी कूद पड़ा है उसके अंदर, नमो ऐप भी है। तो इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके एमपी को टोटली एक्टिव करके रखने का काम होता है। उसमें जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो अपलोड हो, लोगों तक पहुंचे कि एमपी अभी किस समय क्या काम कर रहा है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपडेट करना होता है। फिर उसके बाद से ऐसे एमपी का क्षेत्र में विजिट होता है समय समय पे, तो उनकी दिनचर्या बनाना, कहाँ किस क्षेत्र में कमी है वहाँ पे पहुँचाना, वहाँ एमपी को उपस्थिति दर्ज कराना, लोग जहाँ पे बहुत दूर दराज में बैठे हैं उनसे लोगों को एमपी को मिलाना। कई ऐसे लोग हैं जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो समाज के हिस्से का काम करना चाहती हैं अपने योगदान देके, उसको एमपी के थ्रू कनेक्ट कराना ताकि उनका सहयोग, एमपी का सहयोग मिलके काम अच्छा समाज के लिए हो सके। तो इस तरह के तमाम काम होते हैं। बहुत बड़ी सूची, लंबी लिस्ट है, बताते जाऊं तो बहुत लंबा जाएगा वो काम। वही सुनने को मतलब सुनने में तो प्रकाश जी ऐसा लग रहा है कि सारा काम तो आप ही लोग कर रहे हैं। मतलब एक एमपी का या किसी विधायक का, किसी भी एक नेता का, मंत्री का जो भी कार्य है जो हम सुनने को, जो हमको पता है, वो सारा काम तो आप लोग कर रहे हैं। तो क्या ये सच है कि उनको एक भाषण में क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ट्वीट क्या करना है, कहाँ जाना है, कब किसके लिए कार्य कर रहा है, कब क्या नहीं कर रहा है, ये सब आप ही, सब लोग आप ही डिसाइड करते हैं सब चीज़ें? मैं डिसाइड नहीं करता हूँ मतलब आप जो भी एक्चुअल आपके में। जैसे हाँ, लोग हैं। जैसे हमारी टीम में होती है एक, हर टीम के मेंबर का अलग अलग रोल तय होता है। तो कई जगह ऐसा भी होता है कि एक बंदा 10 काम कर रहा है, तो मल्टी टैलेंटेड लोग भी होते हैं, तो उसमें टीम की अलग अलग जिम्मेदारियां तय होती हैं। अब जैसे एमपी को स्पीच क्या देना है तो वो हम पॉइंटर्स बना के देते हैं। मैंने आपको शुरू में ये बात कही कि विजन के साथ हम कनेक्टेड होते हैं। अगर हम किसी एमपी के साथ काम कर रहे हैं तो उस क्षेत्र का विजन और उस एमपी का विजन दोनों को पैरेलली बैलेंस करते हुए उसको समझने वाला व्यक्ति ही उस टीम में अच्छा काम कर सकता है। तो उस विजन के साथ जब हम काम करते हैं तो हमें ये पता होता है कि एमपी इस क्षेत्र में जा रहा है तो उस क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं और उस क्षेत्र में किन बातों को एड्रेस करना चाहिए। तो ये हमारी वर्किंग पहले से रहती है, क्योंकि हम टीम है और हम ही सब कुछ बताने वाले, समझाने वाले हैं। अल्टीमेटली एमपी को भी बाहर से फीडबैक लोगों से मिलता है। एमपी का खुद का अलग आईक्यू है, उनकी समझ है, वो भी खुद भी क्षेत्र में घूमते हैं, वो बहुत मेच्योर होते हैं ऑलरेडी। लेकिन हम जो सुझाव देते हैं, जो लिख के देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में कंसिडर किया जाता है। मैक्सिमम हमारी चीज़ों को, क्योंकि हम एक्सपीरियंस के बेस पे लिखते हैं, हमारे टीम में अच्छे सलाहकार भी होते हैं, वो भी अलग अलग विषयों पर चर्चा करके पॉइंट्स लिखते हैं। कई चीज़ों पे हम रिसर्च करते हैं कि इन चीज़ों पे क्या काम हुए, क्या काम नहीं हुए हैं, और आगे हम किस चीज़ के बारे में लोगों को बता सकते हैं, वहाँ उस क्षेत्र की पर्टिकुलर क्या समस्याएं हैं, उस क्षेत्र में हमने अभी तक क्या क्या काम किया है, वो भी लोगों को बताना है जब हम भाषण देते हैं, तो ताकि उनको जानकारी हो कि हमने काम भी किया है और आगे भी करने के लिए तैयार हैं। तो उस भाषण में हम ये सारी चीज़ें भी तैयार करके देते हैं। सोशल मीडिया पे क्या लिखना है वो कंटेंट्स हमारे नज़र, जब हम सारी चीज़ें देख रहे हैं तो उसमें हमारी जानकारी है ही कि भाई इस क्षेत्र में गए तो हमने क्या क्या दिया था, क्या भाषण बताया, और उस भाषण के आधार पर हम सोशल मीडिया में वो चीज़ें अपलोड करते रहते हैं। ऐसा भी होता होगा जैसे हमने कुछ कर दिया पर ये नेताजी को पसंद नहीं आया कि नहीं नहीं इसको हटाओ, नहीं, ऐसा होता भी है, होता है? ऑब्वियसली होता है कि कई बार उस क्षेत्र की चीज़ों से हम ज़्यादा जानकारी होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एमपी को कम नॉलेज हो और हमें ज़्यादा नॉलेज हो उस क्षेत्र के बारे में, मतलब उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, तो हम ज़्यादा अच्छे से स्पीच तैयार करके देते हैं, पॉइंटर्स देते हैं, तो उनको अच्छा भी लगता है कि हमारी टीम इतनी अवेयर है और डेडिकेटेड है और जानकार है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, जो हाँ जहाँ से हम कलेक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, भले ही वो लोगों के बीच से हम कनेक्ट कर रहे हो सकता है वो गलत निकल जाए। होता है, कई बार होता है कि हमने जो दिया वो पसंद नहीं आता या वो पॉइंटर्स चेंज कर दिए जाते हैं, अपने हिसाब से एमपी साहब बोलते हैं। अच्छा, ये जो माइक पे कटाक्ष किए जाते हैं दूसरे नेताओं के लिए, जो विरोधी नेताओं के लिए, क्या वो भी आप लोग का ही दिया हुआ होता है कि वो उनका ऑन द स्पॉट वाला ये सारा होता है? देखिए, वो निर्भर करता है, अलग अलग एमपीज का अलग अलग सेंस ऑफ ह्यूमर होता है और अलग अलग एमपीज की पर्सनालिटी, एक्सपीरियंस और उसके बेस पे निर्भर करता है। तो हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी एमपी को किसी से भी। लेकिन हाँ, टीम का रोल इतना ज़रूर होता है कि स्ट्रेटेजिक काउंटर के लिए भी वो प्रिपेयर करके वो पॉइंटर्स दे,
क्योंकि जब चुनाव का माहौल होता है तो हम वो भी बारीकियां देखते हैं कि उस समय हमें काउंटर क्या करना है, कि विपक्षी ने क्या बोला था पिछले बार भाषण में और हमें उसका जवाब देना है या नहीं देना है, और देना है तो किस लहजे में देना है, या तो कटाक्ष के रूप में देना है या सीधे भाषण में पब्लिक सेंटिमेंट्स को साथ लेके ऐसे शब्दों का चुनाव करके देना है। तो वो हम भी तय करते हैं, और कई बार एमपी का खुद का ह्यूमर भी तय करता है। और कई बार पब्लिक प्लेस पर जब चुनाव में पब्लिक रैली करता है कैंपेन जब एमपी, तो उस समय खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर से भी कई बार कटाक्ष हो जाता है। वो चीज़ें तो एक्सीडेंटल भी होती हैं और कुछ चीज़ें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत भी होती हैं, तो वो अलग अलग सिचुएशन पे निर्भर करता है। तो आप लोग एक तरह से स्क्रिप्ट तैयार करके देते हैं उनको। हाँ तो ऐसा भी कभी कभी होता होगा कि भाई नेताजी स्क्रिप्ट से बाहर निकल गए, हाँ, फिर आप लोग सोचा यार ये तो नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा कुछ भी होता होगा। होता है फ्लो ऑफ टॉक में जब हम जैसे कभी बात करते हैं किसी से, ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं तो सब्जेक्ट से भटक भी जाते हैं। और कई बार एमपी क्या होते हैं, जाते हैं पब्लिक में तो वहाँ की समस्याओं से इतना प्रभावित होते हैं कि वो मुद्दों को छोड़कर उन विषयों पर ज़्यादा चर्चा कर देते हैं। तो वो तो उनके सेंटिमेंट और उनके जजमेंट के ऊपर है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। हमारा काम है उनको सुझाव देना, समय पे इनपुट देना। बेसिकली हम इनपुट देते हैं, वो उसको चेंज करना चाहें, वो अल्टीमेटली मास्टर तो रिंग मास्टर तो वही है, हम लोगों को घुमाने वाला रिंग मास्टर तो वही है। तो हम क्या है इनपुट देते हैं, वो उसको चेंज करें या ना करें वो उनकी मर्जी। मतलब वो लास्ट में रिव्यू हो, मतलब हाँ, फाइनल होने से पहले रिव्यू उन्हीं के द्वारा किया रिव्यू जाता तो है। उन्हीं के द्वारा होता चलिए प्रकाश जी, एक चीज जो समझ में आ गई कि एक मंत्री के, एक नेता के, एक ब्यूरोक्रेट के, एक डिप्लोमेट के सोने से लेकर जगने से लेकर सोने तक का पूरी दिनचर्या आप ही लोग हैं डिसाइड करने वाले, सब करने वाले। मतलब अगर आप लोग ना हो तो एक तरह से वो मंत्री हेल्पलेस हो जाएगा। तो एक आप लोग एक बहुत ही की रोल निभा रहे हैं इस देश की सरकार को चलाने के लिए, इस देश को चलाने में। है, कह सकते हैं। प्रकाश जी आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र फिलहाल तो 33 साल है। 33 ईयर्स के प्रकाश जी हो गए। एक बहुत ही अच्छा फैक्ट मैं आपको बता दूं इनके बारे में, बहुत ही कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रकाश जी उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिनको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फॉलो किया था ट्विटर पे, अभी भी किया हुआ है। अभी भी ट्विटर पे फॉलो ट्विटर पे मोदी जी ने इनको फॉलो किया हुआ है। मतलब मोदी जी भी इनसे जुड़े हुए हैं, ये तो खैर जुड़े, हम सब जुड़े हैं मोदी जी से, पर ये ऐसे व्यक्ति हैं जिसे मोदी जी भी जुड़े हुए हैं। तो इतना बड़ा सौभाग्य प्रकाश जी, और सिस्टम में आप इतने अंदर तक हैं। अलग अलग एमपी के साथ आपने काम किया, अलग अलग आपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम किया है, मोदी जी से आपका जुड़ाव रहा है, संघ से जुड़ाव रहा है आपका। तो मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि आप लोग के पास भी कुछ अथॉरिटी होती होगी, आप लोग के पास भी कुछ पावर होती होगी फैसले लेने की, जो सीधा इन्फ्लुएंस कर सकता है उस मंत्री को, या फिर अगर कोई किसी एरिया में कुछ काम की आवश्यकता है तो जनता डायरेक्ट आपसे अप्रोच कर सकती है उस काम कराने के लिए, कुछ पावर आप लोग के पास होती होगी। डेफिनेटली कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हमें डिसीजन लेना पड़ता है। जी। कुछ क्रिटिकल कंडीशन भी होती हैं कि जब हम डायरेक्ट एमपी तक नहीं जाते और अपने लेवल पे डिसीजन लेते हैं और उसको करते हैं, एग्जीक्यूट भी करते हैं कई बार। भले उसमें वही है कि कई बार हमें सुनना भी पड़ता है, लेकिन हाँ अगर वो भले के लिए हो रहा है तो हम करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो वही बात है कि पर्पस मैटर करता है कि किस मैटर पे आप उस डिसीजन ले रहे हैं, सिचुएशन मैटर करता तो है। मतलब साइनिंग अथॉरिटी दी हुई है आपको कि आप साइनिंग अथॉरिटी तो नहीं होती है एक्चुअल में। साइनिंग अथॉरिटी तो गवर्नमेंट से जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होता है वो अल्टीमेटली एमपी का ही साइनिंग अथॉरिटी होता है, कोई सेक्रेटरी और कोई ऑफिशियल बंदा। हाँ, आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कि हमने ये लेटर भेजा है, इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, फीडबैक ले सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं। आप लाइजनिंग कर सकते हैं लोगों से, अलग अलग सरकारी विभाग से स्कीम्स का कितना फ़ायदा पहुंचा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इतना आपके पास अधिकार होता है कि आप मिनिस्ट्री या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से पूछ सकते हैं एमपी के बिहाफ पे, उसको बता सकते हैं। मतलब सेकेंड इन कमांड एमपी के बाद आपको माना जाए कि मतलब हाँ, एमपी का signing एक authority। प्रतिनिधित्व आप हैं, हाँ, प्रतिनिधि एमपी का आप करते हैं। प्रतिनिधित्व तो बोल सकते हैं, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी हाँ। नहीं होती है। साइनिंग अथॉरिटी अल्टीमेटली एमपीज की ही होती है और उन्हीं का ही अथॉरिटी चलता भी है। आप चाहे तो जवाबदेही ले सकते हैं। जवाबदेही उस सिचुएशन में कैसे पूछना है, बताना है, समझाना है, वो सब काम हम लोग कर सकते हैं। अच्छा प्रकाश जी, अपने कुछ अनुभव बताएंगे? अभी आपने बात की कि कभी कभी ऐसे कुछ सिचुएशंस आ जाती है जब आपको खुद अपने लेवल पे फैसले लेने होते हैं। कुछ ऐसे अनुभव बताएंगे जब आपने अपने लेवल पे कोई ऐसी समस्या हो जिसको सॉर्ट आउट कर दिया हो समाज के लिए? वैसे तो जैसे मैंने कई बार किया है। एक पेशेंट आया था मेरे पास, तो उसको क्या था कि
रीढ़, उसका बच्चा था, जन्म से कुछ उसको ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज जो है, मतलब कहा जाता है कि उसका इलाज विदेशों में ही है। अच्छा। और उसकी एक सुई लगभग कितना 25 लाख कुछ 35 लाख बता रहे थे एक अच्छा। सुई उसका। और वो भी एक सुई से काम उसका चलता नहीं है, उसको कई डोज देने पड़ते हैं। तो वो बेचारा हेल्पलेस था। और वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आता है, अदर देन हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से था। वो हमारी ज्यूरिडिक्शन मतलब उसमें नहीं था कि हम उसकी हेल्प करें, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी रिलेट नहीं करता था। लेकिन बीमारी ऐसी कि मैंने अपने बल पे फैसला, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर, जो मुझे अंदर से दिल की आवाज़ आएगी, अगर हम एक सांसद के प्रतिनिधि हैं और उनके इन सुविधाओं के जानकार हैं, तो ये जानकारी से हम किसी की मदद कर सके तो कितना अच्छा होता है, चाहे वो हमारे क्षेत्र से क्यों ना हो। दूसरे ही क्षेत्र से है, गरीब है और ज़रूरतमंद है, तो आपको अगर दिखता है तो आप उसकी मदद करिए। तो मैंने किया, मैंने उसको बाकायदा समझाया, प्रोसेस बताया। उसे कुछ पता नहीं था। अब छोटे गरीब तबके के लोग हैं, उनको क्या पता कि कैसे ट्रीटमेंट एम्स में कराना होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे PMNRF के प्रोसीजर्स होते हैं, हमें मदद भी मिल सकती है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से। कई लोगों को तो यही नहीं पता है। और इन सब चीज़ों की जानकारी कौन देगा? अब हम लोग जानकार हैं तो हमें दिखता है, मुझे दिखा, मैंने उनको बताया, समझाया और उनको बोला, मोटिवेट किया कि देखिए बच्ची आपकी है और हमें देख के बड़ा दुख होता है, और मैं इस जगह पे हूँ तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं आपको लेटर हेड दूंगा और उस पर आपको अथॉरिटी साइन करके देगी, आप जाइए एम्स में अपनी बच्ची का ट्रीटमेंट कराइए, उसके भविष्य को सुधारिए। तो इस तरह के कई मौके आते हैं जब हम अपने जुरिडिक्शन एरिया से बाहर निकल के करना पड़ता है, कई सारा डिसीजन, फैसले करने पड़ते हैं। तो वो अंतरात्मा की आवाज़ हो, चाहे सिचुएशन ऐसी हो, तो वो कर लिया जाता है, करते भी हैं। बाजी, जब मोदी जी ने फॉलो किया था आपको, तो वो आप उस टाइम आपका कैसी फीलिंग आई थी, वो क्या अनुभव रहा आपका? जैसे बोलते हैं कई वर्षों के कर्मों का फल मिल गया हो। सही बात है। तो हम लोग जितने, अब देखिए बचपन से जिस विचारधारा से जुड़ा उसके लिए काम करता रहा। हमें तो कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है, ना कोई फेमस पब्लिसिटी वाले मटेरियल हैं, ना कुछ ऐसा जैसे बोलते हैं हीरो हीरोइन या कुछ बड़ा चेहरा नहीं है। हम लोग पीछे दीवार के पीछे छुप के काम करने वाले लोग हैं। तो हमें सिर्फ इतना रिकॉग्निशन मिल जाता है कि आपके पीठ पे हाथ रख के कोई ऐसा कह दे कि शाबाश, अच्छा कर रहे हो, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा वो है, अप्रिसिएशन है। और कई बार एप्रिसिएशन ऑफ वर्ड्स वो काम कर जाते हैं जो पैसे नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें हैं। और मुझे जो मोदी जी का फॉलो बैक मिला, वो आशीर्वाद मिला, वो तो सच में उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो तो दुनिया का अमूल्य तोहफा है। मतलब कि उसके लिए क्या बोला जाए। जिस दिन मेरे को मिला फॉलो बैक, तो मैंने यही एक 4 वर्ड का मैंने मोदी के नाम का मैंने वो किया, लिखा मैंने। क्या लिखा था मैंने वो, कुछ ऐसा लिखा था जो मतलब मुझे उस समय बहुत ही अच्छा लगा। मतलब दिल से निकला था वो मेरा आवाज़। मेरे ट्वीट में अभी भी पिंड ट्वीट में सबसे ऊपर रहता है। जब से मैंने ट्वीट किया वो अभी भी ऊपर ही है ट्वीट वो। तो वो मोदी जी के बारे में मैंने लिखा। और मोदी जी सच में भैया मानना पड़ेगा। जी। सच में एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य है और सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है कि अब इस उम्र में आप पा चुके हैं, तो अब आगे आगे क्या क्या आप पाने वाले हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमारी हार्दिक शुभेच्छा। अच्छा प्रकाश जी, आप लोग क्या है ना कि आप लोग सरकार कोई भी, आप लोग एक सिस्टम में घुस चुके हैं, तो आप लोग के तो अलग अलग एमपीज से भी जान पहचान रहती होगी। मतलब कि किसी से, जैसे हम लोग आम लोग हैं, किसी भी बड़े नेता से मिलना बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए, पर आप लोगों के लिए तो बहुत ही आसान नॉर्मल बात होती होगी। आप पार्लियामेंट में आपका आना जाना लगा रहता होगा, अलग अलग ऑफिस में जाना लगा रहता होगा, तो आपके लिए उनसे मिलना जुलना तो बड़ी नॉर्मल बात होती होगी। हाँ, मिलते रहते हैं। तो ये क्या एक ड्रीम कम ट्रू जॉब नहीं माना जाएगा इसको, कि बहुत लोग सपना देखते हैं ऐसे? कि हम लोग क्या है ना प्रकाश जी, जब हम वो लोक कल्याण मार्ग वाले से अगर रास्ते से गुजर भी जाते हैं ना, वो सेंट्रल सेक्रेटरीट वाले रास्ते से गुजर भी जाते हैं, तो एक रोंगटे से खड़े हो जाते हैं कि यार ये जगह है जहाँ से देश चलता है, और आप लोग का 24 घंटा वहीं रहना है, उन लोगों के साथ रहना है। तो ये एक ड्रीम कम ट्रू जॉब जैसा नहीं है आपके लिए? होता है, बात सही है। मतलब एक जनरल बात किया जाए तो लोगों के लिए तो सपना ही होता है कि देश के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके बीच में रहना, मिलना जुलना, और उनसे भले ही वो आपको जानते ना हो लेकिन उनको देखना, जी।
भाई हर एक एमपी के पीए को हर एक एमपी नहीं जानता, हम्म। मिलता है, देखता है, चेहरे से पहचानता है, और कई बार नाम भी जानता है क्योंकि बार बार मिलना होता है, जी। एमपी के साथ जाना आना होता है, हम्म। डिनर हो, मीटिंग्स हो, तो एमपी लेके जाते हैं, हम्म। और फिर उस नाते मिलना जुलना तो होता ही है। हम्म। तो ये तो खैर स्वाभाविक सी बात है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, हम्म। और देश के चुने हुए लोगों के बीच में आपको रहने मिल रहा है, तो एक आपको सीखने का बहुत बड़ा अवसर होता है। भगवान आपको ये एक मौका देते हैं जो बहुत सभी लोगों को नहीं मिलता है, ये तो सही बात है, तो मानने वाली बात है। जी। तो ऐसा कभी होता है प्रकाश जी, मान लीजिए कि जिस भी एमपी के अंडर आप काम कर रहे हैं, उसने कुछ ऐसा फैसला ले लिया, उसने या फिर उसने कुछ भाषण में ऐसी बात बोल दी जो आपको पसंद नहीं आई, तो क्या आप राय देते हैं, आपकी राय वो सुनता है? इतनी आज़ादी मिली है आपको अपनी जॉब में? हाँ, बेसिकली ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, अभी तक का जो क्वेश्चन आपने किया। ये होता है, ये एक्चुअल में मेरे जैसा आदमी जो, मैं तो देखिए मेरा जो कैरेक्टर है मैं मुंह पे बोल देता हूँ, जी। तो इस नाते कई बार बुरा भी होता है, लोग बुरा भी समझते हैं, लेकिन मेरा क्या है, फैक्ट मैं सामने रख देता हूँ। तो कई बार मेरे एमपी ने मेरे से पूछा पार्लियामेंट से जब निकले, तो और मैं थोड़ा बारीकी से सुनता भी हूँ वो जो बोलते हैं, क्योंकि कनेक्टेड है 24 घंटे उसी चीज़ों से, तो बोलते हैं तो सुनते हैं हर चीज़ को, एक एक वर्ड सुनते हैं, का को का बोला कि का को की बोला, तो इतना डीप तक सुनते हैं। तो वो जब पूछते हैं तो हम बता देते हैं, मतलब कि सर, एक दो बार हुआ ऐसा कि जब वो पार्लियामेंट से बोल के बाहर निकले तो पूछा उन्होंने, तो अल्टीमेटली कोई भी पूछता है तो वो एक्सपेक्ट यही करता है कि वो सामने वाला बंदा मेरा अप्रिशिएशन करे। तो मैं दोनों करता था, मैंने कहा हाँ अच्छा बोला आपने सर, लेकिन थोड़ा सा एक दो वर्ड इधर उधर हो गया। तो फैक्ट रखना जरूरी है, ये मैं तो ये मानता हूँ, देखिए आप टीम मेंबर हैं, और आप आईना हैं किसी भी एमपी के लिए, शीशा हैं। अगर टीम के सामने कोई एमपी खुद को देखे तो उसको ये पता लगना चाहिए कि, क्योंकि वो इंटरनल टीम है ना, पब्लिक में उसकी बातें नहीं हो सकती हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें यहाँ भी कैमरे पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ ये चीज़ें हैं, होती हैं, सुझाव दिया जाता है, सुनते भी हैं एमपीज, और उनके काम की होती तो ज़रूर वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी हम ये सोशल मीडिया पे ट्वीट्स देखते हैं, पोस्ट देखते हैं नेताओं की, मंत्रियों की, वो एक्चुअली में पर्सनली उनके द्वारा की हुई नहीं है, नहीं, ऐसा वो उनके नहीं, सेक्रेटरीज द्वारा की गई है। ऐसा क्या, ऐसा कहना गलत होगा, मीडिया में ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि विचार तो उन्हीं के, मैंने शुरू में इसीलिए एक लाइन आपको कही, मैंने आपको क्या लाइन कही थी, मैंने कहा था विजन से जुड़े हुए हम लोग। विजन से जुड़ने का मतलब क्या हुआ कि हम एमपी का जो सोच है उससे जुड़े हुए हैं जी। और जो एमपी साहब बोलते हैं उनसे सुझाव लेकर ही हम लोग ट्वीट करते हैं। तो अल्टीमेटली तो उन्हीं का फैसला हुआ, जो उन्होंने कहा उन्हीं को हम, उसी को हमने रिप्रेजेंट किया। और कई बार अगर हम उनसे बिना पूछे भी करते हैं तो हम विजन से कनेक्ट हैं इसलिए करते हैं, जब हमें जानकारी नहीं तो हम नहीं करते जी। तो ये है। चलिए, फेयर इनफ। अच्छा प्रकाश जी, अब क्या ना कि काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर स्केड्यूल बहुत हेक्टिक हो जाता होगा आप लोगों का, है ना? तो क्या वर्थ इट है? अब सुनने में तो बहुत लग रहा है कि वाह भाई, नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, पर बीइंग इन दिस प्रोफेशन, आप इसके अंदर हैं, तो क्या वर्थ इट लगता है आपको? ये क्या कमियां नजर आती हैं, या ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था? देखिए, एमपी या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है वो समाज जीवन में, पॉलिटिक्स में होता है, इसका मतलब वो समाज जीवन में सोशल वर्क से जुड़ा हुआ है, सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ है। सोशल लाइफ मतलब पब्लिक लाइफ होगी, और जो उसके साथ जुड़े हैं, जैसे हम टीम मेंबर्स जुड़े होते हैं, अगर हम उस एमपी के साथ जुड़े हैं इसका मतलब हमारा भी जो सोशल लाइफ है ना वो पब्लिक लाइफ ही हो गया। हाँ, लेकिन वो पर्दे के पीछे है तो हमारा भी पब्लिक ही लाइफ, और पब्लिक से जुड़ी हुई चीजें का कोई टाइमिंग होता नहीं है। उसके लिए अगर आपको जगना भी पड़ेगा तो ये मान के चलिए कि आपको जगना पड़ेगा ही, आपको उसके लिए कोई ऑप्शन है नहीं, टाइमिंग का हेक्टिक होगा तो होगा। तो कुल मिला के जो इस फील्ड में आए वो ये तय करके आए कि मैं सामाजिक जीवन से जुड़ रहा हूँ, तो मेरा जीवन बस कोई टाइम टेबल वाला तो होगा नहीं, हमें उसमें सेवा भाव से जुड़ना है और वो सेल्फ मोटिवेटेड होकर काम करना है बस। आप एक एमपी के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, तो आप अभी एक क्या है ना कि संसदीय लेवल पे हैं, तो वैसे ही इसी अगर क्षेत्र की हम बात करें, किस किस लेवल पे और जाया जा सकता है, पहुंचा जा सकता है इस प्रोफेशन में?
देखिए, इस प्रोफेशन में तो यही है कि आप इसी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर आज आप किसी एमएलए के साथ हैं तो कल किसी एमपी के साथ जा सकते हैं, और किसी एमपी के साथ हैं और अच्छा अनुभव है तो आप किसी एमओएस के साथ जा सकते हैं, और किसी एमओएस के साथ आपने अच्छा अनुभव से काम किया, आपके एक्सपीरियंस को एक्सपोजर एमओएस मिला क्या है, है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है। अच्छा। तो और उससे भी अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, वर्थ इट है आप उस क्षेत्र के लिए, तो आप मिनिस्टर के साथ जा सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ जा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ जा सकते हैं। स्कोप है मतलब आप। स्कोप तो बहुत है, स्कोप तो बहुत है। बस ये है कि आपका लाइजनिंग कितना बढ़िया है और आप अपने आप को कितना बढ़िया रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के बीच में और सांसदों के बीच में या उनके सेक्रेटरीज के बीच में। तो ये पॉलिटिकल फील्ड ऐसा फील्ड है जहाँ थोड़ा आपको पब्लिकली दिखना पड़ता है। तो अगर आप दिख रहे हैं अच्छा काम करते हुए तो आपके लिए हर जगह चांस है। हर एमपी आपको बोलेगा कि तुम मेरे साथ काम करो। अच्छा प्रकाश जी, एक बहुत ही मेन प्रश्न है कि चलिए बहुत ही अच्छा जीवन है, बहुत ही रीच वाला जीवन, लिंक वाला जीवन है, पर एक सैलरी बहुत बड़ी मायने रखती है। चीज़ें जो हमारे जो दर्शक है जानना भी चाहेंगे कि काम तो बहुत अच्छा है, आप लोग सिस्टम में घुसे हुए हैं, पर एक जीवन व्यापन के लिए जो सैलरी है वो भी मायने रखती है। तो वो कैसा रहता है आप लोगों का? सैलरी तो देखिए खुल के बताना वैसे ठीक तो है नहीं, हम्म, लेकिन ये है कि सैलरी आपकी अलग अलग लेवल पे अलग अलग सैलरी होती है। अगर आप मिनिस्टर के साथ हैं तो आपकी सैलरी लगभग लाख के करीब होती है, और उसमें भी एपीएस है, पीएस है, पर्सनल सेक्रेटरी, मतलब अलग अलग सेक्शंस होते हैं। कुल मिला के आपकी सैलरी इतनी होती है कि आप अपना जीवन अच्छे से चला सकते हैं। ये नहीं कि आपको हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और कई लोग ऐसे सोच के आते हैं कि मैं पैसा कमाने जा रहा हूँ, तो वो सोच भी कई बार काम करती है, कई बार नहीं भी काम करती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। और इसमें क्या है, आपको कहीं ना कहीं आपको मन में एक सेवा का क्षेत्र ये समझ के ही आगे काम करना पड़ता है, क्योंकि सैलरी ही सब कुछ इसमें मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर टाइप में इस यहाँ सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि फील्ड ही वैसा है। अच्छा, आप लोग कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं? कि सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो सैलरी की आपने बात की कि सैलरी आपको मिलती है, अब सरकार की तरफ से तो नहीं मिलती होगी, आप गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं है ना? नहीं, सरकार की तरफ से सैलरी मिलती है, अच्छा। क्योंकि सरकार जब एमपी तय करती है तो सरकार ये भी तय करती है कि एमपी का जो सहायक होगा अच्छा। कि उसको कितनी सैलरी देना है। अच्छा, वो भी सरकारी ही मिलती है आपको? ठीक तय ठीक ठीक। सरकार के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू मिलती है। जी। लेकिन वो अब सरकारी नहीं बोल सकते, क्योंकि सरकारी, इसका मतलब सरकारी बोलने का मतलब सीधा सा ये हो गया कि सरकारी जॉब में हो गया, परमानेंट जॉब में हो गया, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। एमपी कभी भी सरकारी तब तक ही है सरकारी जब तक वो उसका टर्म है। सही बात। वैसे ही उसका तो पीए इसके लिए भी एक बजट एलोकेट होता बजट है? एलोकेट होता है, ठीक 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 पार्लियामेंट ठीक। से उसको अलॉटमेंट किया जाता है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऑफिस के लिए इतना खर्चा दिया जाएगा, और उसके पीए के लिए इतना खर्चा दिया जाएगा, उसके टूरिंग पे ये खर्चा होगा। तो वो सब तय होता है पार्लियामेंट से, कि आपको गाड़ी ले जानी है तो पार्लियामेंट से आप गाड़ी ले जा सकते हो। पार्लियामेंट की गाड़ी कार जी होती हैं जी जी जी। जिसमें आप सफ़र कर सकते हो लोकल एरिया में। समझ गया। और आपकी खुद की गाड़ी है तो आप अपनी खुद की गाड़ी से जाना आना कर सकते हो पार्लियामेंट। तो कुछ फैसिलिटीज भी मिलती हैं आप लोगों, जैसे कि ट्रेन की फ्री ट्रैवलिंग हो गई, फ्री एयर ट्रैवल हो गया? नहीं, वो ऐसा फैसिलिटी कुछ नहीं हमारे है? लिए नहीं है। मतलब आप लोग उसमें कार्ड वार्ड नहीं चलता क्या? नहीं, उसमें जैसे मान लीजिए कि आ, ये होता है कि ट्रेन में कोटा होता है, वीआईपी कोटा होता है। तो ट्रेन में जो वीआईपी कोटाज होते हैं, एक्चुअल में वो तो वीआईपी कोटा इसलिए दिया जाता है कि एमपीज जो हैं अपने क्षेत्र में, जो बहुत इमरजेंसी में हैं, जिनको इलाज कराने जाना है, अपंग हैं शरीर से, थोड़ा दिक्कत में हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वो वीआईपी कोटा होता है कि ट्रेन में उनका टिकट कंफर्म कराया जाए, कि वो आसानी से जाके यात्रा करके आ सकें, इलाज करा के, जहीं दूसरे राज्य में जाना हो वहाँ जाके यात्रा करके आ सकें, उसके लिए होता है। लेकिन कभी कभी हम उसका इस्तेमाल, कई सारे लोग करते हैं उसका, जो एमपी के पीए होते हैं, स्टाफ होते हैं, तो वो अपने लिए भी करते हैं। तो एक सुविधा के तौर पे ही माना जा सकता है जी जी। कि उसमें पास नहीं है तो, लेकिन आपके पास वीआईपी कोटा है, आप अप्लाई करके उसको फ़ायदा ले सकते हैं, सुविधा ले सकते हैं। तो सुविधाएं हैं, यूज हमारे लिए भी हैं, कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने रेलवे कोटा का बताया है, लेकिन कुछ एक सीमित दायरे तक ही है। वो सुविधा ज़्यादातर सांसदों के लिए होती हैं। अच्छा प्रकाश जी, इस कार्य क्षेत्र में आने के बाद ऐसे मतलब
सिस्टम में आने के बाद आपने अपने अंदर क्या बदलाव देखे, क्या चीज़ें नहीं थी आपके पास क्वालिटीज़ जो अब एक अनुभव के साथ आपके अंदर डेवलप हो गई है इस क्षेत्र में काम करने की वजह से? कुल मिला के मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि मैं अगर 1000 लोगों के बीच खड़ा हो जाऊं तो मैं अच्छे से बोल सकता हूं। जी। मेरा फियर ऑफ स्टेज नहीं है। हम्म। मैं कभी भी कहीं भी खड़ा होकर कुछ भी बोल सकता हूं। किसी विषय पे अगर मुझे 2 मिनट बोलना है तो मैं बोल सकता हूं, मुझे घबराहट नहीं होती। क्योंकि मैंने सोशल फील्ड से लेके पब्लिक कैंपेन में भी मैंने नमो ऐप के दौरान मैं गलियों में जाके नुक्कड़ बैठक करता था और रोड ट्रैफिक सिग्नल के बगल में स्टॉल लगा के लोगों के साथ बातचीत करता था, समझाता था, पोस्टर्स बैनर्स। हम लोग हर तरह का काम करके आए हुए हैं, तो हमारे पास वो हर तरह का अनुभव है कि हम किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास वो स्किल्स हैं जो किसी एक फील्ड में नहीं, वो हर एक फील्ड में यूज़ होती हैं। मतलब, और वो स्किल, सबसे बड़ा स्किल कॉन्फिडेंस होता है। अगर आप कहीं भी कॉन्फिडेंट खड़े हैं तो किसी भी फील्ड में आप वो सक्सेस करके दिखा दोगे। दूसरा, आपका सेल्फ मोटिवेटेड स्ट्रेंथ जो होता है किसी काम को करने का, चैलेंज लेने की जो हमारे पास वो होती है कि हम नए फील्ड में गए या किसी ऐसे फील्ड में गए कि वहाँ हमको लग रहा है कि ये तो हमारे बस की चीज़ नहीं है, लेकिन हम उसको भी करते हैं। तो वो हमारा चैलेंजिंग, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग हुई उस तरह से कि हम चैलेंज लेना सीख गए और करते हैं तो उसको मन से करते हैं। दूसरी बात ये कि उसको मन से करते हैं तो उसमें सक्सेस होते हैं। तो कई सारी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, जैसे लीडरशिप क्वालिटी है। अब हमने टीम के साथ काम किया, टीम स्पिरिट सीखा कि अगर हम 10 तरह के लोगों के बीच में काम कर रहे हैं तो टीम में हर तरह के बंदे होते हैं, अलग अलग तरह के। किसी का व्यवहार रूड हो सकता है, किसी का व्यवहार अच्छा हो सकता है, तो सबको मैनेज करके चलना ही टीम स्पिरिट है। और उसमें भी लीडरशिप रोल निभाना, तो वो एक चैलेंजिंग टास्क होता है, तो वो भी लीडरशिप है। तो ऐसी कई सारी क्वालिटीज़ जो है, मतलब काम के दौरान सीखने को मिलती हैं। धीरे धीरे ही आदमी सीखता है, मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ जी। मतलब जब तक काम करेंगे तब तक सीखते रहेंगे, यही तो है, और क्या। फेयर इनफ। अच्छा प्रकाश जी, कुछ मेरे आखिरी कुछ सवाल रह गए हैं जो कि मुझे लगता है बहुत ही मुख्य सवाल है जिनके बारे में बात कम ही हुई है। उनमें से एक सवाल ये है कि हमने संघ की बात की, आप बहुत से इलेक्शन कैंपेन से जुड़े हुए हैं। हम क्या है कि जब न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो संघ संघ संघ, जब भी इलेक्शन की बात होती है आरएसएस का नाम लिया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है कि क्या सच में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा के लिए ग्राउंड लेवल पे चुनाव प्रचार करता है कि कैंपेनिंग करता है? इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप लोग भी जुड़े हुए हैं तो आप इसके बारे में थोड़ा पर्दा डालिए कि क्या सच्चाई है, कैसे वो लोग करते हैं कार्य, और आपका कैसे जुड़ना होता है उनसे। देखिए, आरएसएस और बीजेपी में ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क इतना ही है कि ये संस्था अलग है, वो संस्था अलग है। इसकी आइडियोलॉजी पॉलिटिकल है, उसकी आइडियोलॉजी सोशल है। तो बस इतना सा ही डिफरेंस है। बाकी दोनों संस्थाएं एक ही हैं, एक तरह से दोनों एक दूसरे को ही पूरक हैं और एक दूसरे से ही निकली हैं। मतलब एक दूसरे से तो नहीं कह सकते, लेकिन बीजेपी वहाँ से निकली है, उस विचारधारा से उसके लीडर्स डेवलप हुए हैं, पैदा हुए हैं, जन्म हुआ है लीडरशिप का। तो अल्टीमेटली तो संघ के द्वारा निकले हुए व्यक्ति जहाँ काम कर रहे हैं, तो हम ये क्यों नहीं कह सकते कि संघ ही है वो, संघ संघ ही रोल निभा रहा है अल्टीमेटली ग्राउंड में। हम ये क्यों कह रहे हैं कि संघ हमारे लिए काम कर रहा है? संघ के व्यक्ति ही तो बीजेपी में काम कर रहे हैं। और बीजेपी को आगे बढ़ाने में जितनी आइडियोलॉजी लगी है, जितने बड़े लीडर हैं, जितने संघ को हमारी संगठन को बढ़ा रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, वो सब लोग कहाँ से हैं? संघ से, संघ की आइडियोलॉजी से हैं। अगर किसी आइडियोलॉजी से हैं तो संघ से, संघ संघ ही उनका जन्मदाता है, उनकी विचारधारा का जन्मदाता है। तो इसके तो सीधा सा जवाब है ना कि अगर बीजेपी का कार्यकर्ता भी वहां पे संगठन को मजबूत कर रहा है तो अल्टीमेटली संघ की विचारधारा से ही वो काम कर रहा है। जी। तो कैंपेनिंग कैसे करते हैं ये लोग, संघ के कार्यकर्ता? कैंपेनिंग तो देखिए, उनका तो ऐसा कोई रहता नहीं कि आप बीजेपी को वोट दीजिए या आप बीजेपी को ही आपको वोट देना है, ऐसा नहीं रहता उनका। वो अपना सिंपल साधारण बात करते हैं कि राष्ट्र प्रथम वाली बात से वो समाज में जाते हैं और वहाँ की जो मूल समस्या है उस पर बात करते हैं। हमको लगता होगा कि हाँ, वो नहीं जाके मोदी जी को वोट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा नहीं कहते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा ये कहने को कहती नहीं। वो कहते हैं कि राष्ट्र हित को ध्यान में रख के वोट करना, इतना ही कहते हैं। अब उसमें आपकी सोचने की क्षमता है, लोगों की सोचने की क्षमता है। वो अपने सोच समझ के वोट देते हैं। उनको भी पता है कि राष्ट्र हित कहाँ है, क्या है, कैसे है। ऐसा सुनने में आता है कि संघ की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, मतलब कि राज्यों में सरकार बनाने में संघ का बहुत बड़ा योगदान रहा है बहुत से चुनावों में।
बिल्कुल रहा है, क्यों रहा है, क्यों नहीं रहा है? इनडायरेक्टली तो रहा ही है ना। जब आप संघ जो है सालों साल समाज के बीच में रह के उन क्षेत्रों में काम करता है जहां लोग पहुंच नहीं पाते हैं, अरुणाचल से ईटानगर से लेके जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक जब संघ जाके काम कर रहा था, आज से नहीं काफी समय से कर रहा था, तो वो तो विचारधारा तो आज से तो थोड़ी पहुंची है जो आज हम कह रहे हैं कि नहीं संघ के उससे हो रहा है, संघ उतना ही योगदान कर रहा है। वो तो बीज जो कब का बोया हुआ था उसका फल खा रहे हैं अभी। उनकी विचारों की जो वहाँ बीज से पौधे पनपे हैं हर जगह, हर कोने में देश के, तो उसी का फल है ना कि आज चुनाव में आपको उस विचारधारा के लिए लोग वोट डाल रहे हैं। आप समझ रहे हैं उस चीज को कि ये बीजेपी जिस लिए काम कर रही है वो एक राष्ट्र हित के लिए ही कर रही है, वो इसलिए समझ रहे हैं। संघ बीजेपी के लिए काम नहीं करती है, संघ सेवा भाव के लिए काम करती है। और सेवा क्या है? राष्ट्र सेवा ही तो सेवा है। और सेवा का माध्यम बहुत सारे होते हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम करना, शिक्षा हो, रोजगार हो, हेल्थ हो, बहुत तरीके से संघ काम करता है। संघ के बहुत सारे विंग काम करते हैं। अब उसमें वो सिर्फ इतना ही विचारों को फैलाते हैं कि आप राष्ट्र हित की चीज़ों को हर क्षेत्र में प्रथम रखिए। युवाओं से भी कहते हैं, महिलाओं से भी कहते हैं, और बुजुर्गों से भी कहते हैं। उनकी बैठकें होती हैं, बातचीत होती है समाज के, और वो समाज के हर समय, हर सेकंड, हर परिस्थिति से मिले जुले रहते हैं, समाज में घुले मिले रहते हैं। तो वही लोग हैं ना। चलिए, फेयर इनफ प्रकाश जी। अच्छा प्रकाश जी, अगर किसी नए बच्चे को, हाँ नए युवा को आपसे प्रभावित होके, या जो ऑलरेडी इस फील्ड में आने का प्रयास कर रहा है, आना चाहता है, सिस्टम से जुड़ना चाहता है, उसके लिए आप एक रोड मैप बताइए कि कैसे कैसे वो कर सकता है इस कार्य को, ताकि उसको आसानी हो, और क्या ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो उसके जो वो पोजेस करे तो वो इस फील्ड में आए। देखिए, मेरे से प्रभावित होकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद से प्रभावित होकर आइए। आपको जब लगे कि मैं इस क्षेत्र के लिए समर्थ हूँ, मैं सब आपको मैंने सारा पक्ष बताया, चीज़ों को समझा है, बोला। जैसे जैसे आपने अच्छे अच्छे सवाल किए, आपने बढ़िया बढ़िया पूछा, तो मैंने उस हिसाब से बताया कि देखिए आपको अपना तय करना है कि मैं किस क्वालिटी का हूँ। जब सबको, आपको अपने बारे में सबको पता होता है कि मैं, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या मेरे अंदर कमियां हैं। आप उसको एनालाइज करिए। अगर आपको लगता है कि आप इस क्षेत्र के लिए काबिल हैं तो आप आ सकते हैं, बेधड़क आइए। हर क्षेत्र में रास्ते खुले हैं, दरवाजे खुले हैं। मेहनत और लगन चाहिए, बस दो ही क्वालिटीज जरूरी है। फिर भी एक रोड मैप अगर पूछा जाए, चलिए आपके तो एक रास्ता तय हो गया, मामा जी ने आपके बहुत ही बड़ा रोल निभाया था, उनसे उनसे आप मोटिवेट हुए, फिर आप सूर्य से आपका जुड़ना हुआ, तो वैसे ही अगर रोड मैप बताया जाए तो कैसे कैसे वो कर सकता है एक नया लड़का। रोड मैप यही है कि अब मेरा तो देखिए, मेरा जो जर्नी है वो तो मेरा डेस्टिनी भी, मेरा रोल उसमें बहुत सारा है। और मामा जी का तो खैर था ही, डेस्टिनी का ही रोल, मुझे कहाँ से कहाँ लाके किस किस फील्ड से मैं गुजर के आ गया। लेकिन जो नया युवा आना चाहता है उसके लिए तो सिंपल सा यही रास्ता है कि आप पॉलिटिकल गतिविधियों से जुड़े रहिए, पॉलिटिकल नॉलेज अवेयर करिए, आप पॉलिटिकल डिबेट्स को सुनिए, हर पार्टी की जो मूल विचारधारा की किताबें हैं उनको समझिए, और अपने आप को बोलने के लिए काबिल बनाइए। मतलब स्पीकिंग एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप पब्लिक कैंपेन्स में लीड कीजिए। ये ऐसा कोई काम नहीं कि जो कहीं कोर्स करके ज्वाइन करना है, ये तो पब्लिक में रह के आप बढ़ोगे आगे। सही बात। तो पब्लिक कामों से ही जुड़ोगे आप। ये तो आपका स्कूल कॉलेज से ही शुरू हो जाता है। स्कूल कॉलेज से ही जुड़ना शुरू हो जाता है। तो स्कूल कॉलेज से कितने लीडर उभर के आए हैं हमारे पास, बहुत सारे लोग हैं जो बीजेवाई में हैं, एबीवीपी से जो लोग आए हैं। तो इसी तरह से होता है, पब्लिक में आप संघर्ष कीजिए लोगों के लिए, उस मुद्दों से के लिए प्रभावी रूप से लड़िए, अलग से उभर के आइए। आपके अंदर उस क्षमता वैसी है तो, और नहीं है तो डेवलप करिए, लोगों में अलग से दिखिए आप। समाज के हर गतिविधि में उस क्षेत्र के लिए काम करिए। कुछ भी हो सके समाज के लिए, जितना आप कर सकें वो करिए, जितना आप योगदान दे सकें। ऐसा नहीं कि मेरे पास 10 रुपए हैं तो मैं 10 रुपए दे दूं, ऐसा नहीं है। मैं 10 रुपए मैं अपने लिए भी तो रखूंगा, समाज के लिए मैं 2 रुपए दे सकता हूँ। जो मैं काबिल हूँ उतना आप करिए। तो वो सतत निरंतर प्रक्रिया में रखिए। ये नहीं कि थोड़े दिन के लिए जोश आया तो मैंने लीडरशिप थाम ली, झंडा पकड़ के खूब कूदने लगा, और कुछ दिन बाद शांति हो गई, शादी वादी हो गई तो चुपचाप बैठ गए। तो ऐसा नहीं है, वो तो निरंतर प्रक्रिया है। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए निरंतरता जरूरी है। और लगे रहिए उस क्षेत्र को जोश में, उसी में आगे बढ़ते रहिए। बाकी
ये तो सामाजिक काम है। जी। समाज में आप कंटिन्यू लगे रहेंगे और एक लीडर रोल में दिखेंगे हर जगह, तो कहीं ना कहीं आप आ ही जाएंगे उस क्षेत्र में। अति उत्तम। आप अपना आदर्श किसको मानते हैं प्रकाश जी? नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं ले सकते इसमें, उनको हटा के नहीं उसको नहीं, बताइए। आदर्श तो बहुत सारे लोग हैं। फिर भी कोई अगर कोई एक देखिए नाम चुनना हो, आदर्श, आदर्श एक तो, जो जीवित हैं अभी और एक आप पुराने में से बता सकते हैं जो अब जीवित नहीं है। आदर्श तो देखिए जो एक तो वैचारिक रूप से जो मेरे अंदर कई सारे गुण आए, तो मामा जी तो आदर्श तो हैं ही। जी। दूसरा, अ, मेरे जीवन में तो कई सारे लोग आए जिनसे मैं हर छोटी छोटी चीज, मैं तो यही कहूँगा कि कोई एक मेरा पर्टिकुलर आदर्श नहीं है। मेरे जीवन में जो लोग जिनसे मुझे अच्छा सीखने को मिला वो मेरे आदर्श हैं बस। एक कोई पर्टिकुलर मैं नाम नहीं कह सकता, क्योंकि मैं हर दिन हर एक से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। किसी एक डिबेट में किसी को देखता हूँ बहुत अच्छा बोल रहा है, तो वो मेरे लिए आदर्श है। उससे मैं सीख रहा हूँ, मुझे कई नई चीज़ें ग्रैब करने का मौका मिल रहा है, तो वो तो आदर्श है मेरे लिए, क्योंकि वो मुझे कुछ दे के जा रहा है। तो अल्टीमेटली हर दिन हमारे लिए आदर्श कुछ ना कुछ लोग मिलते ही हैं जो हमारे लिए आदर्श हो जाते हैं, जो कुछ सिखा के चले जाते हैं। परिस्थितियां भी हमारी आदर्श ही होती हैं जो हमें सिखाती हैं। मेरे को एक नाम पूछो जिसको आप बार बार सुन के प्रभावित होते हैं बहुत ज्यादा। अब कोई एक नाम जैसे अब जैसे आज के ज़माने में मैं देखता हूँ तो एक एस जयशंकर जी को देखता हूँ, जी। जिनका मतलब उनको मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उन्होंने, वो अचानक उभरे हुए नेता नहीं है, और वो नेता थे भी नहीं, वो एक ब्यूरोक्रेट थे जी। जिन्होंने सुषमा स्वराज जी के टाइम में विदेश मंत्रालय में एज ए सेक्रेटरी काम किया, और उस पूरे डिपार्टमेंट को उन्होंने संभाला। सुषमा स्वराज जी का नाम हुआ करता था उस समय विदेश मंत्रालय में, तो वो कहीं ना कहीं वो टीम वाली बात है जो जी। उन्होंने सेक्रेटरी के रूप में निभाई। जी। और वो ही अनुभव लेके आज वो जो विदेशों में डंका बजा रहे हैं, वो तो मैं क्या बताऊं, आप तो टीवी पे रोज देख ही रहे हैं। अलग अलग लोगों को, अलग अलग बौद्धिक वैश्विक बुद्धिजीवी लोगों को ऐसा लताड़ देते हैं कई मौके मोदी, मतलब। और लताड़ने वाला ये नहीं कि बिना फैक्ट के, वो फैक्ट और वो कंपैरिजन जो उनका तरीका है बोलने का, वो इंटेलेक्चुअल तरीके से उसको पेश करने का वो जो स्टाइल है जी। उनका, जी। वो प्रभावित करता है। नहीं, आजकल तो पूरा देश ही फैन है भाई साहब। वो जो है ऐसे ऐसे मंच पे बोलते हैं जहाँ जो लोगों को कप कपी छूट सही जाती बात। है वहाँ पहुँचने में। ट्रू ट्रू। तो वो बहुत बड़ा हिम्मत वाला बात है। जी। और इतना बड़ा जिम्मेदारी संभालते हुए ये कॉन्फिडेंस लेवल और ये क्षमता तो एप्रिशिएटेबल है और सीखने लायक चीज़ है। अगले 10 वर्षों में आप खुद को कहाँ देखते हैं? अगले 10 वर्षों में तो मैं, देखिए ऐसा कोई मेरा गोल तो नहीं है, लेकिन अगले 10 वर्षों में मैं इन्हीं सामाजिक क्षेत्रों के इर्द गिर्द ही रहूँगा। जी। मैं कोई विशेष इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ कि मैं कहीं दूसरी दुनिया में पहुंच जाऊंगा, लेकिन जिस क्षेत्र में जुड़ा हूँ, हो सकता है इस क्षेत्र से हट के मैं इन्हीं विचारों के साथ किसी दूसरे क्षेत्र में रहूं, और इन चीज़ों से जो मैंने सीखा है, उस डिसीजन पावर हो चाहे उन सब चीज़ों का इस्तेमाल मैं अपनी खुद का एक ऐसा डेवलपमेंट करने में लगाऊंगा जो जिससे मेरी खुद की एक पहचान होगी कि मैंने ये किया है। मैं अपने जीवन में एक ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे लगे कि नहीं, हाँ, इतना कुछ सीखने के बाद मैंने कुछ उपलब्धि हासिल की है जो मेरे खुद के बल पे मैंने की है, और इतना ही इच्छा है। बाकी तो विचारधारा जो है उससे जो सेवा का काम है, लोगों की भलाई में जो भी कुछ करने को मौका मिलेगा वो काम के साथ साथ वो करेंगे। चलिए प्रकाश जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात कर, बहुत ही कुछ चीज़ें सीखने को मिली जिसका ज्ञान हमको नहीं था। देखिए, हम जैसी आम जनता क्या है ना कि देश को चलाता है नेता, हम ये जानते हैं कैसे चलाता है, क्या तरीका होता है, उसके पीछे काम करने वाली टीम क्या है, आज हमने उसको जाना है। तो ये मुझे लगता है कि हम सभी के लिए एक बहुत अच्छा अनुभव है और एक तरह का बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई बंधु है जो शायद चुनाव लड़ने में उसकी इच्छा ना हो, नेता बनने की इच्छा ना हो, पर कहीं ना कहीं वो देश की प्रणाली से जुड़ना चाहता हो, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि आप लोग सीधा उन लोगों से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आप लोग का भी हाथ रहता है इस सिस्टम को रन करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप फिर से इस पॉडकास्ट पे आएँ। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय था
देखिए वैसे तो 1 घंटे का पॉडकास्ट रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है बहुत कम समय है, बहुत और प्रश्न हो सकते थे, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस का भंडार है, आपसे बात करके ऐसा लगा। हम बहुत कुछ आपसे और जान सकते थे, लेकिन क्या है कि एक लिमिटेड टाइम होता है, ताकि हम छोटे समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। तो अगर आप प्रकाश जी से जुड़ना चाहते हैं तो प्रकाश जी का हम इंस्टाग्राम हैंडल भी दे देंगे, बाकी एक अपना एक यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पे भी एक अपना पेज चलाते हैं, वो भी हम टैग कर देंगे, आप उससे जुड़ सकते हैं, जिसमें ये थोड़ा सार्केस्टिक तरीके से पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो हम टैग कर देंगे, आप लोग जुड़ सकते हैं उससे। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ प्रश्न मेरे छूट गए इनसे और मुझे पूछने चाहिए थे, तो मैं इनको दोबारा बुला लूँगा। और आपको लगता है कि आप कुछ विषय हमको सजेस्ट कर सकते हैं, हमको गेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं हमारी फ्यूचर वीडियोस के लिए, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो और vimarsvidvishesh@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। आप सब सुन रहे थे विशेष को, और देखते रहिए विमर्श विद विशेष। नमस्कार। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमको सपोर्ट करना ना भूलें। आपका एक लाइक और एक शेयर ही मेरे लिए बहुत ही बड़ा प्रेरणा का काम कर सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें भी पता चल सके कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, और उसको सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए विमर्श विद विशेष। नमस्कार।